एवरीवन, हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर पढ़ रहे थे और ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का 5th लेक्चर है। तो फर्स्ट से और 4th तक लेक्चर में हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। आज हम 5th लेक्चर में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने शॉर्ट डिस्टेंस में सिंपल डिफ्यूज़न पढ़ा था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न पढ़ा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एट लास्ट ऑस्मोसिस पढ़ा था। बट ये जितने भी प्रोसेस हैं दे डू नॉट अकाउंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, डू नॉट अकाउंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये जितना भी हम लोगों ने अभी तक 4th लेक्चर में पढ़ रखा है, इनसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो आप पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं होता है। तो इनसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये स्लो प्रोसेस होते हैं। कैसे प्रोसेस हैं ये स्लो प्रोसेस हैं। जैसा कि एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी दिया है डिफ्यूज़न को लेके, हम एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। डिफ्यूज़न के बारे में एनसीईआरटी में लिखा है कि 50 माइक्रोमीटर लिखा है कि 50 माइक्रोमीटर डिफ्यूज़न होने में 2.5 सेकेंड लगता है। एक टिपिकल जो सेल होता है प्लांट का सेल, ह्यूमन सेल, और आप बोल सकते हैं यूकैरियोटिक सेल, उसकी साइज माइक्रोमीटर में होती है। ये सेल चैप्टर में दिया हुआ है। तो 50 माइक्रोमीटर अगर डिफ्यूज़न के थ्रू ट्रांसपोर्ट होना हो तो उसके लिए टाइम लगेगा 2.5 सेकेंड। आप देख रहे हैं इसके लिए 2.5 सेकेंड टाइम लगेगा। तो हम 1 मीटर के लिए अगर निकालना चाहें कि अगर 1 मीटर डिस्टेंस में हमें प्लांट में डिफ्यूज़न कराना हो तो उसमें कितना टाइम लगेगा। देखिए 50 माइक्रोमीटर के लिए 2.5 सेकेंड, तो 50 माइक्रोमीटर को हम लिख सकते हैं 50 × 10⁻⁻6 मीटर। इसके लिए 2.5 सेकेंड लग रहा है। और इसी वैल्यूज़ अगर हम डिवाइड कर दें 50 × 10⁻6 दोनों साइड -6, देखिए ये कैंसिल होके आ जाएगा 1 मीटर। और यहाँ पे 2.5 से जब हम 50 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20। और 10⁻6 को जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये ऐसे लिखा जा सकता है 100 × 10⁻4 इज डिवाइडेड बाई 20। इतना सेकेंड टाइम लगेगा। अगर ये कैंसिल कर दे तो ये आ जाएगा 5। मीन्स 1 मीटर अगर आपको ट्रांसपोर्ट कराना है डिफ्यूज़न से तो 20 × 10⁻4 सेकेंड इतना टाइम लगेगा। इतना टाइम लगेगा डिफ्यूज़न कराना होगा अगर आपको 1 मीटर प्लांट सेल में या फिर तो प्लांट में। तो अगर इसी टाइम को हम ईयर में कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए 20 × 10⁻4 ये सेकेंड में था, हमने 60 से डिवाइड कर दिया, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से 60 से डिवाइड कर दिया, ये आवर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर से 24 से डिवाइड कर दिया, ये डेज़ में आ जाएगा। कितना दिन लगेगा, हमने वापस से 365 से डिवाइड कर दिया। अब ये आ गया ईयर में, अब ये आ गया ईयर में। तो 1 मीटर ट्रांसपोर्ट होने के लिए इतना ईयर का टाइम लगेगा। आप इसे कैलकुलेट कीजिए, इतने ईयर का टाइम लगेगा 1 मीटर ट्रांसपोर्ट में। अगर इसे हम रफली कैलकुलेट कर दें तो ये हो जाएगा 20 इज डिवाइडेड बाई में 6 6 या 36 इंटू में 2.4, यहाँ से ये भी ज़ीरो हटा देते हैं। इसे रफली अगर हम कैलकुलेट करें, देखिए 10⁻4 और ये 5 जीरो मैंने काटा है, यहाँ से 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो और 2 ज़ीरो यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं। ये 2.4 इंटू में 3.65 इतना ईयर का टाइम लगेगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, एग्जैक्ट डाटा आपको मिल जाएगा। मीन्स 1 मीटर ट्रांसपोर्ट अगर हमें करना हो सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में देखिए ट्रांसपोर्ट किस किस चीज़ का होता है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि फोटोसिंथेट्स का, मीन्स फोटोसिंथेसिस में जो फूड बन रहा है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होना है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का ट्रांसपोर्ट होना है।
तो फोटोसिंथेट्स लीफ में बना और कहाँ तक जाएगा, ऑल अदर पार्ट्स तक जाएगा। वाटर एंड मिनरल रूट से एरियल पार्ट तक जाएगा, अपर पार्ट तक जाएगा। तो ये बहुत ही हाई डिस्टेंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता है। और इतनी दूरी को, इतने दूरी के ट्रांसपोर्ट के लिए हम ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मेथड नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मेथड नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे आपको इंडिया से अमेरिका जाना है तो आप कोई छोटे साधन को नहीं यूज़ करेंगे, उसके लिए अब इसके बीच में तो ओशियन आ जाएगा। बट जैसे सपोज़ कीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप ऑटो रिक्शा का यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा और उसका कुछ तरीका अलग होगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन लोग का होता है, मीन्स इस सबस्टेंस का होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वाटर प्लस मिनरल का होना है प्लस फूड का होना है। तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ये किसके थ्रू होता है, ये जो सब्सटेंस है वाटर मिनरल फूड, दे आर मूव्ड बाई मास फ्लो और बल्क फ्लो से। इनका मूवमेंट मास फ्लो और बल्क फ्लो से होता है। बट अभी आपको मास फ्लो या फिर तो बल्क फ्लो नहीं समझ में आया होगा कि मास फ्लो या बल्क फ्लो क्या होता है। मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, तब देखता हूँ शायद आपको समझ में आ जाए। इसका डेफिनेशन ये होगा कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस या फिर तो मूवमेंट ऑफ इन सारे मटेरियल का, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं मूवमेंट ड्यू टू, मास फ्लो का मीनिंग क्या है, मूवमेंट ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये मूवमेंट किसकी वजह से होगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होगा। शायद ही अभी भी आपको समझ में आया हो। क्या आपको ये मास फ्लो या फिर तो बल्क फ्लो का मीनिंग समझ में आ गया इस डेफिनेशन से? मूवमेंट ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, अभी भी ये मीनिंग आपको नहीं समझ में आया होगा। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि PV इक्वल्स nRT। इसमें अगर हम V को यहाँ से डिवाइड कर दें तो ये N/V इंटू में RT, और N/V इक्वल्स टू हो जाएगा कंसंट्रेशन इंटू R, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इंटू T हो जाएगा। यहाँ पे R तो कांस्टेंट है, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम देखें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, मीन्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला हमने ऑस्मोटिक प्रेशर में भी देखा था। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोर कंसंट्रेशन, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही प्रेशर होगा, मोर प्रेशर। मोर कंसंट्रेशन मीन्स मोर प्रेशर एंड लेस कंसंट्रेशन मीन्स क्या हो जाएगा, लेस प्रेशर हो जाएगा। इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अब कि मास फ्लो और बल्क फ्लो क्या होता है। देखिए, मास फ्लो और बल्क फ्लो का मतलब है जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन से किसी सब्सटेंस का लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट ही मास फ्लो हो जाएगा। अब इस मास फ्लो के लिए प्रेशर डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस में फूड बन रहा है तो फूड का कंसंट्रेशन लीव्स में ज़्यादा होगा और बाकी पार्ट्स में कम होगा। तो फूड लीव से मूव करेगा कहाँ पे, बाकी पार्ट में। तो ये मूवमेंट होगा मास फ्लो और बल्क फ्लो के थ्रू। तो मास फ्लो और बल्क फ्लो क्यों होता है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। एक ज़्यादा कंसंट्रेशन जहाँ पे होगा वहाँ पे इसका ज़्यादा प्रेशर होगा, और जहाँ पे लो कंसंट्रेशन होगा वहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इन सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। ये सब्सटेंस का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। ठीक है, तो मास फ्लो और बल्क फ्लो का मतलब यही है कि मास में जाते हैं, मीन्स जहाँ भी इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बल्क जहाँ पे ज़्यादा है।
बल्क मीन्स अमाउंट बोल सकते हैं, जहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है वहाँ से ये लोअर अमाउंट की तरफ मूव होते हैं, किसके थ्रू, मास फ्लो और बल्क फ्लो के थ्रू। ठीक है, तो अब हम इसके आगे देखते हैं कि ये जो बल्क फ्लो है उसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं। देखिए जैसे इस पेन का कंसंट्रेशन हमने समझाया कि यहाँ पे ज़्यादा है और इधर की तरफ पेन का कंसंट्रेशन कम है, तो ये पेन इधर से इधर की तरफ मूव करेगा। जैसे आप इसे फोटोसिंथेट समझ सकते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम बना हुआ फूड समझ सकते हैं। तो ये फूड का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये फूड मास फ्लो होगा इसका, और मास फ्लो में दो कंडीशन हो सकता है। एक, पहला कि ये यहाँ से पुश किया जाए, यहाँ से पुश किया जाए इधर की तरफ, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इधर के थ्रू ये पुल कर लिया जाए, दूसरा कंडीशन पुल कर लिया जाए। ये दो कंडीशन बन सकते हैं बल्क फ्लो के। नेक्स्ट पेज में हम समझते हैं और हमें समझ में आएगा। ये देखिए, बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड बाय, बल्क फ्लो कैसे अचीव किया जा सकता है, तो इसका दो तरीका हो जाएगा बल्क फ्लो को अचीव करने के लिए। पहला हो जाएगा पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, एक हो जाएगा पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब आप बताइए कि पॉजिटिव का मीनिंग मैंने क्या बताया था, बाकी के मैं पिछले लेक्चर्स में बोलता चला आ रहा हूँ कि पॉजिटिव मीन्स होता है पुशिंग, पॉजिटिव मीन्स होता है पुश करना, और नेगेटिव मीन्स होता है पुलिंग, पुलिंग मीन्स पुल करना। जैसा मैंने पहले समझाया कि ये जो मास फ्लो है या फिर तो बल्क फ्लो है, ये फ्लो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हाई कंसंट्रेशन की तरफ से पुश कर दिया जाए लो की तरफ, और दूसरा कैसे हो सकता है, लो कंसंट्रेशन के द्वारा इसे पुल कर लिया जाए। ठीक है, तो ये दो तरीके से मास फ्लो या फिर तो बल्क फ्लो हो सकता है। और एग्जाम्पल देखें नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का अपने कॉमन लाइफ से एग्जाम्पल, तो एनसीईआरटी में दिया है एग्जाम्पल कि ये सक्शन थ्रू स्ट्रॉ, सक्शन थ्रू स्ट्रॉ। हम लोग जब भी जूस वगैरह पीते हैं या फिर तो पेप्सी, पेप्सी नाम आपने सुना है ना, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोग जब भी पीते हैं तो एक स्ट्रॉ दिया जाता है हमें, और उस स्ट्रॉ के थ्रू हम उसे पीते हैं। स्ट्रॉ क्या है, एक ऐसा पाइप है और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, सक करते हैं उस जूस को या फिर तो उस लिक्विड को, और सक करते हैं मीन्स क्या कर रहे हैं, हम लोग उसे पुल कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हुआ, हम लोग जो प्रेशर लगा रहे हैं वो पुलिंग का प्रेशर लगा रहे हैं, इसे हम नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलेंगे। और ये जो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इसका एग्जाम्पल दिया है गार्डन होस, गार्डन होस। गार्डन होस का मतलब थोड़ा समझते हैं। देखिए जैसे आपने गार्डन में स्प्रिंकलर देखा होगा, जैसे यहाँ से वाटर क्या होता है, ऐसे ऐसे स्प्रेड होता है गार्डन में हर जगह पे, तो ये क्या हुआ, वाटर स्प्रिंकलर हुआ एक तरीके से। या फिर तो मोटर के थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पुश करते हैं हम। जैसे ये कोई मोटर है, इस मोटर के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर की ज़्यादा क्वांटिटी है तो उसे गार्डन में हम उसे पुश करते हैं गार्डन की इरिगेशन के लिए। तो इस तरीके से गार्डन होस का मतलब यही है, ये एक गार्डन में यूज़ होता है इरिगेशन के लिए, खेतों में यूज़ होता है इरिगेशन के लिए। और इरिगेशन करता कैसे है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से, मीन्स ये एक मोटर लगा होगा उसमें, वो क्या करेगा, वाटर को पुश करेगा, वाटर को पुश करेगा कहाँ पे, गार्डन में। जैसे स्प्रिंकलर है तो स्प्रिंकलर क्या करेगा, वाटर को यहाँ से पुश कर देगा हर डायरेक्शन में, इस तरीके से घूमता भी रहता है। देखिए मैं घुमा रहा हूँ, है ना, इस तरीके से ये वाटर स्प्रिंकलर घूमता रहता है और वाटर को स्प्रेड करता है। तो ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, ये नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया। इसकी मीनिंग आपको याद रखना है, ये पुशिंग वाला फोर्स है और ये पुलिंग फोर्स है। इसे हम आगे यूज़ करेंगे, इस पॉइंट को हम आगे यूज़ करेंगे। देखिए इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये जो बल्क मूवमेंट है,
बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो किसके थ्रू होता है? मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वैस्कुलर बंडल के थ्रू होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस ऑकर्स थ्रू वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल को हम लोग वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, हम शॉर्ट में आप लिख रहे हैं वैस्कुलर टिश्यू, और कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। वैस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू आप फुल फॉर्म लिख लीजिए यहाँ पे। तो ये बल्क मूवमेंट वैस्कुलर बंडल में होता है, और ये जो बल्क मूवमेंट है इसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बल्क मूवमेंट के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इस बल्क मूवमेंट के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। मींस मूवमेंट, बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू वैस्कुलर बंडल इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो ये जो वैस्कुलर बंडल है हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था कि वैस्कुलर बंडल दो थे, एक था जाइलम और दूसरा था फ्लोएम। दो वैस्कुलर बंडल हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था। एक हो जाएगा यहाँ पे XYLEM जाइलम और दूसरा हो जाएगा फ्लोएम। दो तरह के वैस्कुलर बंडल होते हैं। तो जाइलम के थ्रू किसका किसका ट्रांसपोर्ट होता था, क्या आपको याद है? H2O का होता है मेनली, H2O, और किसका हो जाएगा? मिनरल साल्ट का होता है, मिनरल सॉल्ट का होता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का होता है। यहाँ पे पूरा लिख लीजिए कि सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। आप मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ेंगे अमाइड्स एंड यूराइड्स। तो अमाइड्स एंड यूराइड्स क्या है? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, और उसका ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू होता है। ये हम पढ़ेंगे, या फिर तो अगर आपने पढ़ा है, हमने लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अमाइड्स एंड यूराइड्स के थ्रू, अमाइड्स एंड यूराइड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, और इसका ट्रांसलोकेशन जाइलम के थ्रू होता है। फोर्थ पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं? हार्मोन्स का। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनका ट्रांसलोकेशन जाइलम के थ्रू होता है, और कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनका ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के थ्रू होता है। तो फ्लोएम में हम लिख सकते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट का ट्रांसलोकेशन कराता है। और दूसरा क्या हो जाएगा? सम हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिन्हें हम हार्मोन भी बोलते हैं। तो कुछ हार्मोन्स का ट्रांसलोकेशन फ्लोएम कराता है, और कुछ हार्मोन का ट्रांसलोकेशन जाइलम कराता है। ये जो जाइलम होता है इसका जो मूवमेंट है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल का मीनिंग क्या हो जाएगा कि ये रूट से एरियल पार्ट में मूवमेंट कराता है, रूट से AREAL एरियल पार्ट में ट्रांसलोकेशन कराता है। कहाँ से कहाँ तक? रूट से एरियल पार्ट में। बट ये जो फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन होता है ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। मीन्स कहाँ से कहाँ जाएगा? लीव्स से स्टोरेज ऑर्गन में, STORAGE, पूरा स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए, STORAGE, स्टोरेज ऑर्गन में जाएगा, और ज़रूरत पड़ने पे स्टोरेज ऑर्गन से बाहर भी निकल के आता है। कहाँ पे? लीव्स में। तो जाइलम में यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, और फ्लोएम में मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए, अब हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मैंने उनका एक ओवरव्यू यहाँ पे दे दिया है। लिखने में टाइम ना लगे इसलिए मैंने पहले से कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं, जिसमें से हमें किस सीक्वेंस में पढ़ना है और ये टॉपिक्स NCERT में कहाँ दिया है हम उसे यहाँ पे बता दे रहे हैं। NCERT में इस सीक्वेंस में नहीं दिया है, तो हम जिस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे और जिस सीक्वेंस में आप यहाँ से इस चैनल से पढ़ेंगे
वो यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ। देखिए ये कोई प्लांट है, प्लांट का ग्राउंड के अंदर का पोर्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब प्लांट रूट के थ्रू H2O का एब्जॉर्प्शन करेगा और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेगा, H2O का एब्जॉर्प्शन करेगा और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेगा। तो इसीलिए हमारा सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पहला टॉपिक हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दूसरा हो जाएगा अपटेक ऑफ मिनरल आयंस, तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से जब एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट तो फिर वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा, जिसे हम बोल देंगे वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट, वाटर का मूवमेंट प्लांट के अपवर्ड डायरेक्शन में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन। हालांकि ये जो ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन टॉपिक है ये थर्ड टॉपिक में ही कवर हो जाएगा, बट एनसीईआरटी में इस टॉपिक को बनाया है तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा पॉइंट्स कुछ नोट कर दूंगा, है बहुत छोटा टॉपिक ये, ठीक है। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन पढ़ूंगा, यहाँ से ये वाटर और मिनरल टॉप ऑफ प्लांट तक पहुँच जाएंगे और उसके बाद ये वाटर और मिनरल सप्लाई कर दिया जाएगा लीव्स को, ये हो जाएंगी लीव्स। अब लीव्स के थ्रू क्या होगा, ये वाटर ट्रांसपिरेट होगा, ट्रांसपिरेट होगा मीन्स ये वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होगा। तो फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा ट्रांसपिरेशन। एंड आफ्टर दैट ये जो वाटर यहाँ पे पहुँचा है, मिनरल पहुँचा है, उसके हेल्प से ये लीफ क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। तो ये मैंने लिख दिया है कि एनसीईआरटी में कौन सा टॉपिक कहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार देखिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बाद एनसीईआरटी में वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट दिया है, उसके बाद एनसीईआरटी में ट्रांसपिरेशन समझाया है, फिर अपटेक ऑफ मिनरल आयन, फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन, फिर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट समझाया है एनसीईआरटी में। बट सीक्वेंस यही होना चाहिए कि पहले H2O का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, साथ में मिनरल आयन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये भी समझाने का तरीका एनसीईआरटी का सही है, बट हम इस सीक्वेंस में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आज हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पढ़ना है और एनसीईआरटी में यही टॉपिक लिखा है, हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, कहाँ पे 11.3.1 टॉपिक पे। आप चेक कीजिए इस टॉपिक पे ये जो मैटर दिया हुआ है हम उसे यहाँ पे अब एक्सप्लेन करेंगे। देखिए हमें पता है कि प्लांट में रूट्स प्रेजेंट होता है और यही रूट क्या करता है, इस रूट में रूट हेयर होते हैं और यही रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करता है। हमने एनाटॉमी चैप्टर में इतना तो समझ लिया था, एनाटॉमी ऑफ प्लांट में इस पॉइंट को समझ चुके हैं हम। तो ये हो गया हमारा रूट हेयर। तो रूट हेयर एराइज कहाँ से होता है, तो सबसे पहला ये हो जाएगा कि रूट हेयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मल सेल। रूट एपिडर्मल सेल, जो रूट एपिडर्मल सेल है उसी का ये रूट हेयर एक्सटेंशन होता है। देखिए हमने ये बनाया रूट, ये बनाया रूट। इस रूट में सबसे बॉटम पे या फिर तो इस रूट के टिप पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक इसे बोलते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू न्यूली फॉर्म टिश्यू होंगे और ये पीछे की तरफ शिफ्ट होते हैं और ये इलोंगेट होते हैं। तो इस टिश्यू को हम बोल देंगे, इसके पीछे वाले को, रीजन ऑफ इलोंगेशन और जोन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन के बाद ये टिश्यू मैच्योर हो जाते हैं तो इसके पीछे का रीजन हो जाएगा रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन ये रूट है, इस रूट का हमने सेक्शन दिखाया है यहाँ पे, ये हो जाएगा रीजन ऑफ मैचुरेशन। और यही रीजन ऑफ मैचुरेशन से इस तरीके से रूट हेयर एराइज होते हैं। तो रूट हेयर आते कहाँ से हैं, रूट के एपिडर्मल सेल से और फ्रॉम रीजन ऑफ मैचुरेशन से। कहाँ से, फ्रॉम रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन से आते हैं ये रूट हेयर। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। तो अब इस रूट हेयर का फंक्शन क्या होता है देख लेते हैं। तो इस रूट हेयर का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ
एब्जॉर्प्शन, SORPTION, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल आयन का एब्जॉर्प्शन करता है। एब्जॉर्प्शन किसका? वाटर एंड मिनरल आयन का। और इस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ऑस्मोसिस के थ्रू। सॉइल से रूट के सेल में वाटर आएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, और मिनरल आयन का एब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है प्लस पैसिव, दोनों ही मेथड से होता है। अभी आज के एंड तक हम जान जाएंगे कि दोनों मेथड से कैसे होता है और क्यों होता है ऐसा। तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव भी होता है और पैसिवली भी होता है रूट सेल में। और ये करता कौन है फंक्शन? रूट हेयर करता है। रूट हेयर का थर्ड क्या फंक्शन हो जाएगा? मीन्स इसका सेकंड फंक्शन ये होता है कि इट इंक्रीजेज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। देखिए समझाते हैं। ये रूट था, इस रूट का सरफेस एरिया इतना ही है, ये जो हमें दिख रहा है। बट यहाँ से जब न्यूमरस रूट हेयर और बहुत ढेर सारे जब यहाँ से जब रूट हेयर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। किस चीज़ का सरफेस एरिया? एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो रूट हेयर ही वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और रूट हेयर के बारे में हमने सारे पॉइंट्स को पढ़ लिए हैं। इसके बाद देखिए क्या पढ़ना है हमें। ये जो रूट हमने बनाया है, ये जो रूट हमने बनाया है, इसका हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे। इसको हमने पहले 50-50 डिवाइड किया, पढ़ते टाइम हम ऐसे ही देखेंगे। और ये जो हमने क्या किया, प्लांट से रूट को निकाला, ये इसके ऊपर का जस्ट पोर्शन है। ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ से इसको कट कर दिया। ये जो रूट था, अब हम रूट के ट्रांसवर्स सेक्शन को पढ़ेंगे। देखिए यहीं से ऐसे रूट हेयर एराइज होंगे। अब इस रूट हेयर से वाटर जाएंगे धीरे धीरे, यहीं बीच में प्रेजेंट होता है जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ से आखिर ये वाटर यहाँ तक क्या पाथ फॉलो करेंगे, कैसे जाएंगे, इन्हीं सारे प्रोसेस को हम एक इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, ये देखिए ट्रांसवर्स पॉइंट्स, इसको कट करेंगे। और ये जो यहाँ बना है, इसी सर्किल को हम बना के नेक्स्ट पेज में इसके डायग्राम को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हमने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है ताकि टाइम ना यहाँ पे लॉस हो बिल्कुल। तो ये डायग्राम है, हमने इसको रूट हेयर को इस तरीके से कट किया, रूट सेल को कट किया, उसमें तो हेयर्स ये लगे हुए हैं। रूट सेल को ऐसे कट किया, इसके ऊपर की तरफ भी वो रूट हो सकता है और इसके नीचे की तरफ भी। मतलब ये हमारा रूट था, हमने इसे बीच से ऐसे कट कर दिया, ऐसे समझिए। ये पूरा कंप्लीट रूट है, हमने इसे बीच से ऐसे कट कर दिया बीच से। और कट करने के बाद हमने ये डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। ये जो यहाँ पे डायग्राम है, इस डायग्राम को हमने यहाँ पे बना दिया है। और इसके ऊपर भी पोर्शन होगा पर हमने कट कर दिया है। तो आइए इसकी लेबलिंग करते हैं और ये क्या क्या होगा समझते हैं। देखिए ये जो डायग्राम हमने बनाया है, सेम इधर साइड भी होगा, बट हम 50% का ही बना रहे हैं। मतलब आधा पोर्शन हमने बनाया है, आधा पोर्शन बाकी का नहीं बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा रूट हेयर हो जाएगा, जो कि रूट के एपिडर्मिस से इस तरीके से बाहर निकला होगा। ये होगा रूट का एपिडर्मल सेल। ये सेल की तरह कुछ बना दिया जाए। ये हो गया रूट का एपिडर्मल सेल, तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस हो जाएगा। एपिडर्मिस के बाद जो सेल प्रेजेंट होता है उसका सेवरल लेयर होता है, कई लेयर में होता है, और इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो कॉर्टिकल सेल होते हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं। ये जो कॉर्टिकल सेल्स हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं। इस कॉर्टिकल सेल के बाद एक बैरल शेप्ड सेल प्रेजेंट होता है, एक बैरल शेप्ड सेल प्रेजेंट होता है जिसे हम एंडोडर्मिस बोलते हैं, और इस एंडोडर्मिस के इनर साइड पे जो सेल होता है उसे पेरीसाइकल बोलते हैं, पेरीसाइकल। और इस पेरीसाइकल के बाद वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। ये हमने वैस्कुलर बंडल
जाइलम को बनाया है और इस जाइलम में भी दो पार्ट हो जाएगा। जो पीछे की तरफ है उसे हम बोलेंगे प्रोटोजाइलम और जो आगे की तरफ है, सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स सेंटर है, इसे हम बोलते हैं मेटाजाइलम। जब ये जाइलम बाहर की तरफ होता है, जब ये प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी होगा, मीन्स बाहर की तरफ है, तो इस टाइप के जाइलम के अरेंजमेंट को हम एक्सार्च बोलते हैं। EXCHAR एक्सार्च बोलते हैं। मीन्स जब ये प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा और मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर, मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी, तो इस टाइप के जाइलम के अरेंजमेंट को हम एक्सार्च बोलते हैं। और एक्सार्च टाइप ऑफ जाइलम कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट में प्रेजेंट होता है। याद रखिए, एक्सार्च टाइप ऑफ जाइलम रूट में प्रेजेंट होता है। तो ये जो हमारा प्रोटोजाइलम है प्लांट का, हमारा नहीं, ये जो प्रोटोजाइलम है आखिर और ये जो मेटाजाइलम है, आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो प्रोटोजाइलम का मीनिंग होता है जाइलम विच फॉर्म्ड फर्स्ट। आप यहाँ लिख लीजिए ऊपर, जाइलम विच फॉर्म्ड फर्स्ट, ये लीजिए, मैं भी लिख दिया, जाइलम विच फॉर्म्ड फर्स्ट। और मेटाजाइलम का मीनिंग होता है जाइलम विच फॉर्म्ड आफ्टर, जाइलम विच फॉर्म्ड आफ्टर प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम का क्या मीनिंग हो जाएगा? वो जाइलम जो प्रोटोजाइलम के बाद बनता है। और प्रोटोजाइलम का मतलब क्या हो जाएगा? वो जाइलम जो सबसे पहले फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस जाइलम के बाद यहाँ पे ये होता है पित्त। जाइलम के बाद में जो सेंटर में टिश्यू होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पित्त बोलते हैं। अब इसके बाद आगे समझिए, ये जो एंडोडर्मिस है, इसका जो सेल होता है ये बैरल शेप्ड होता है। कैसा होगा? बैरल शेप्ड। बैरल का मतलब आप जानते हैं, आप लोग ढोलक देखे हैं? डमरू नहीं, डमरू का शेप कुछ और होता है, वो डमरू का शेप कुछ ऐसा होता है। ये डमरू नहीं, मतलब आपने ढोलक देखा है, वो ढोलक कैसा होता है? थोड़ा सा कुछ ऐसा शेप का होता है। इसी शेप को हम क्या बोलते हैं? बैरल शेप्ड बोलते हैं। ये जो शेप हमने बनाया है इसे ही हम बैरल शेप्ड बोलते हैं। ये जो एंडोडर्मिस है, देखिए, ये जो एंडोडर्मिस है, इसके रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे, मतलब टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल में एक वैक्सी सबस्टेंस का डिपोजिशन होता है। हमने जब इससे पहले 4th या 3rd लेक्चर में पढ़ाया था कि जब परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल था सुबेराइज्ड सेल वॉल। तो ये जो एंडोडर्मिस होता है, यहाँ पे टेंजेंशियल और इसके रेडियल वॉल में डिपोजिशन ऑफ वैक्सी सबस्टेंस होता है, या फिर तो वैक्सी मटेरियल का डिपोजिशन होता है। और उस वैक्सी मटेरियल, वैक्सी सब्सटेंस को ही हम सुबेरिन बोलते हैं। डिपोजिशन किसका होता है? डिपोजिशन ऑफ वैक्सी मटेरियल, और इस मटेरियल को ही हम क्या बोलते हैं? सुबेरिन बोलते हैं। SUBERIN। ये एक वैक्सी सब्सटेंस है जो कि सेल वॉल के टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पे डिपॉजिटेड होता है। सेल वॉल के टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पे डिपॉजिटेड होता है, मतलब इसका सेल वॉल कुछ ऐसे थिक होता है। ये जो बैरल शेप्ड एंडोडर्मल सेल है, इसका सेल वॉल थिक होता है, बट ये जो सेल वॉल थिक वाले सेल हैं, इनके बीच में इंटरप्टेड होता है कुछ ऐसा सेल जिसका सेल वॉल थिन होता है। मतलब जहाँ जहाँ पे ये जाइलम प्रेजेंट होगा, प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने वाले सेल में इस वैक्सी सब्सटेंस का डिपोजिशन नहीं होता है। फिर से सुनिए, प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने एकदम सामने वाले जो एंडोडर्मल सेल होंगे, एंडोडर्मिस के जो सेल होते हैं, उसमें सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है। देखिए,
हम यहाँ सेल्स तो बना रहे हैं, यहाँ पे ये वॉल को हमने डार्क कर दिया, मतलब ये थिक होते हैं वॉल, इन पे डिपोजिशन है, बट ये प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने वाले सेल पे डिपोजिशन नहीं होगा। प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने वाले सेल पे डिपोजिशन नहीं होता है, तो इस सेल का क्या नाम होगा? ये सेल जिस पे डिपोजिशन नहीं है, तो इस सेल का नाम होता है पैसेज सेल। देखिए हम यहाँ से ऐसे दिखा दे रहे हैं, इस सेल का नाम होता है पैसेज सेल। अभी इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले यहाँ एंडोडर्मिस की बातों को कंप्लीट कर लिया जाए कि इसके टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पे डिपोजिशन ऑफ वैक्सी मटेरियल सुबेरिन का डिपोजिशन है, और ये एक बैंड के फॉर्म में होता है, बैंड या फिर तो स्ट्रिप के फॉर्म में होता है। और इस स्ट्रिप को एक साइंटिस्ट जिनका नाम कैस्पेरियन था, कैस्पेरियन के आगे पीछे भी कुछ जुड़ा हुआ था, मतलब पूरा नाम कैस्पेरियन नहीं है, तो उनके नाम पे इस बैंड का नाम रख दिया गया कि ये जो सुबेरिन होता है इन द फॉर्म ऑफ, बैंड में होता है ना, बैंड के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप। किसके फॉर्म में ये सुबेरिन का डिपोजिशन होगा? कैस्पेरियन स्ट्रिप और कैस्पेरियन बैंड भी आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ प्रेजेंट होता है, या फिर तो सुबेराइज्ड सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होगा? तो सुबेराइज्ड सेल वॉल एंडोडर्मल सेल में प्रेजेंट होता है और एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होता है। अब ये जो सुबेरिन है ये कैसा होता है? इम्परवियस टू वाटर होता है, इम्परवियस टू H2O, मीन्स ये H2O को बिल्कुल पास नहीं होने देता है। ये इम्परवियस टू H2O होता है, H2O को पास नहीं होने देता है। ठीक है, H2O को पास नहीं होने देता है। यहाँ से एक पॉइंट छोटा सा हम लिख ले रहे हैं, एंडोडर्मिस बिहेव्स एज, अगर ये H2O को नहीं पास होने दे रहा है तो हम लिख सकते हैं कि एंडोडर्मिस बिहेव्स एज वाटर डैम की तरह बिहेव करता है, वाटर टाइट डैम। और किसकी तरह बिहेव करता है? एयर टाइट डैम। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वाटर टाइट डैम एंड एयर टाइट डैम की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब क्या है वाटर टाइट डैम? इसका मतलब है चेक द लॉस ऑफ वाटर, चेक द लॉस ऑफ वाटर। ये लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है। और क्या करता है? एयर टाइट डैम मीन्स चेक द एंट्री ऑफ एयर, चेक द एंट्री ऑफ एयर इन जाइलम, इन जाइलम। देखिए ये जो एंडोडर्मिस है इसमें जो डिपोजिशन है इसका यूज़ क्या है, इसका पॉजिटिव क्या इफेक्ट होता है कि ये वाटर डैम की तरफ बिहेव करता है, मतलब ये लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर रहा है, और एयर टाइट डैम की तरफ एक्ट करता है, मतलब जाइलम में एयर की एंट्री नहीं होने दे रहा है। ये जो जाइलम है आपने ये सेक्शन बनाया है, इसी के ऊपर ऐसे ऐसे जब होगा तो ये कंप्लीट जो रूट होता है, ये जो कंप्लीट रूट है, इस रूट में क्या होगा? ये जाइलम एज अ पाइप की तरह ऐसे एक्सटेंडेड होता है, और इस पाइप में वाटर कॉलम क्रिएट होता है, मीन्स ये वाटर कॉन्टिन्यूअस होता है। और कॉन्टिन्यूअस वाटर के बीच में अगर एयर आ जाएगा तो वो वाटर कॉलम ब्रेक हो जाएगा, वो वाटर कॉलम ब्रेक हो जाएगा। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करता है ये जो एंडोडर्मिस है, एयर को नहीं एंटर होने देगा, तो इट चेक्स द एंट्री ऑफ एयर। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया? इतना पॉइंट ये था एंडोडर्मिस के बारे में। एक छोटा सा इसे बॉक्स में बना दिया जाए। ठीक, ये एंडोडर्मिस के बारे में हो गया। उसके बाद कॉर्टेक्स के बारे में देख लें तो हमने बताया कॉर्टेक्स लूजली पैक्ड होता है, LOOSELY कर लीजिए आप इसे, लूजली पैक्ड होता है। और लूजली पैक्ड होता है इसका मतलब क्या है? दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा।
इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट होता है। लूजली पैक्ड का मतलब क्या है कि इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये पेरिसाइकिल और फाइनली हम आ जाते हैं पैसेज सेल के बारे में। ये जो पैसेज सेल होता है ये ऐसा एंडोडर्मल सेल है विच लैक्स सुबेराइज्ड सेल वॉल। ये पैसेज सेल में कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, लैक्स कैस्पेरियन स्ट्रिप, लैक्स कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये जो पैसेज सेल है इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं प्रेजेंट होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट होता है। और ये जो पैसेज सेल है इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूट एंडोडर्मिस। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CHARACTERISTIC कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट। ये क्या है, रूट की कैरेक्टरिस्टिक है। रूट में ही ये पैसेज सेल प्रेजेंट होता है, स्टेम के एंडोडर्मिस में ये नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट, और ये रूट की कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा हमने क्या बताया था कि इट प्रेजेंट इनसाइड इन फ्रंट ऑफ, इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने प्रेजेंट होता है। प्रोटोजाइलम के सामने प्रेजेंट होता है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पैसेज सेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटोजाइलम। जितना पैसेज सेल होगा उतना ही प्रोटोजाइलम भी होता है। तो ये जो वाटर की एंट्री होगी तो उसमें बीच में जो जो आएंगे उन सारे के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब फाइनली हम देखते हैं कि ये वाटर की एंट्री कैसी होती है। वाटर की एंट्री कैसे होती है, तो ये है रूट हेयर, और इस रूट हेयर के बाहर के साइड में इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। वाटर मॉलिक्यूल रूट हेयर के बाहर प्रेजेंट होंगे, और दूसरा यहीं पे बीच बीच में ऐसे ही मिनरल आयंस भी प्रेजेंट होगा। मिनरल आयंस भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। वाटर प्रेजेंट है और मिनरल आयन प्रेजेंट है। अब देखिए इस पैसेज का पाथ देखिए, ये जो वाटर है ये रूट सेल के थ्रू, रूट हेयर के सेल के थ्रू एपिडर्मल सेल से होते हुए कॉर्टिकल सेल में ऐसे जाते हुए, अब यहाँ पे तो ये प्रोटोजाइलम है नहीं, ये सेल से ऐसे पास होगा, प्रोटोजाइलम के पास जाएगा तभी ये वाटर यहाँ से इधर साइड में पास हो पाएगा, वरना ये वाटर पास नहीं हो पाएगा। किसी भी कंडीशन में ये वाटर पास नहीं हो पाएगा। ठीक है तो एक बात तो ये हो जाएगा कि इस तरीके से ये सेल से होते हुए और पैसेज सेल से जाएगा और फिर पेरीसाइकिल के सेल से कहाँ पे चला आएगा, प्रोटोजाइलम, और देन प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम में जाएगा। एक तो पाथ ये है, और दूसरा क्या पाथ होता है देखिए, दूसरे पाथ को ये ब्लू कलर पेन से बना देते हैं। दूसरा पाथ क्या होगा कि ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल के थ्रू एंड ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है इसके थ्रू मूवमेंट ऑफ वाटर हो। सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू मूवमेंट ऑफ वाटर हो। दो पाथ हमने दिखाया, एक तो सेल के अंदर से होते हुए साइटोप्लाज्म के अंदर से होते हुए जाएगा पानी, और दूसरा सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू जाएगा पानी। ये दो पाथ है, इन दोनों पाथ को क्या टर्म बोलते हैं अभी हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। उससे पहले ये देखिए, ये सॉयल है तो सॉयल का वाटर पोटेंशियल हाई होगा क्योंकि यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हाई क्यों होगा सॉयल में, ये हम सॉयल की बात कर रहे हैं। वाटर पोटेंशियल हाई इन सॉयल क्यों, क्योंकि सॉयल में कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल लेस होगा। कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल क्या होगा सॉयल में, लेस होगा, ये बुक में लिखा है। और वाटर पोटेंशियल लो होगा कहाँ पे, रूट के सेल में।
रूट के सेल में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल ज़्यादा होगा, हमने मोर लिख दिया है। तो कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल ज़्यादा मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा का मतलब क्या हो जाएगा? वाटर पोटेंशियल कम। और ये क्या होगा मूवमेंट? हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट ऑफ वाटर होगा। हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट ऑफ वाटर होगा। देखिए हमने इसी डायग्राम को वहाँ पे बनाया है। एक पाथ ये दिखाया जहाँ से सेल के अंदर से मूवमेंट हो रहा है, और दूसरा पाथ ये दिखाया है जहाँ से सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू मूवमेंट होगा। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस में प्रेजेंट है, यहाँ भी ये पेरीसाइकिल है, और फिर ये जाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी जाइलम हो गया। ठीक है, यहीं पे कॉर्टेक्स बीच में है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में इस डायग्राम को बनाते हैं। हमने एक रियल फील दिला दिया है, रियल में कैसे होता है उसे एक्सप्लेन कर दिया है। अब इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए इस डायग्राम को भी हमने बना दिया है पहले से ही। उससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लिया जाए, पाथ ऑफ वाटर देख लिया जाए। अभी जो हमने पढ़ा है उसी से आप इसे पाथ ऑफ वाटर आप ही लिखेंगे। तो बताइए सबसे पहले क्या था? रूट हेयर। वाटर सबसे पहले सॉइल से गया रूट हेयर में, रूट हेयर से वाटर कहाँ पे गया था? एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस में गया था। एपिडर्मिस से कहाँ पे गया? कॉर्टेक्स में गया। एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से पैसेज सेल में गया, पैसेज सेल में गया, और पैसेज सेल से गया प्रोटोजाइलम में। किसके थ्रू? पैसेज सेल से गया प्रोटोजाइलम में, और यहाँ पे बीच में और कौन आता था? किसके थ्रू गया ये? तो ये गया पेरीसाइकिल के थ्रू। पेरीसाइकिल के थ्रू पैसेज सेल से प्रोटोजाइलम में गया, एंड देन फाइनली प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम में जाएगा। फाइनली प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम में जाएगा, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पाथ ऑफ वाटर इनसाइड दी रूट। यहाँ पे आप चाहिए तो आगे की तरफ सॉइल भी लगा सकते हैं। तो ये पाथ ऑफ वाटर है, और ये एक क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन बना भी है ये। ठीक है, ये पाथ ऑफ वाटर हो गया। अब आइए जो कुछ भी हमने वहाँ पे समझा उसे यहाँ पे हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। ब्लॉक डायग्राम के थ्रू से हम समझते हैं। ये जो सबसे पहला सेल है इसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, नीचे की तरफ लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस हो जाएगा। ये हुआ एपिडर्मिस, ये हुआ रूट हेयर। ये क्या हो जाएगा? रूट हेयर हो गया। एपिडर्मिस, रूट हेयर। एपिडर्मिस के बाद वाले सेल को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ये हो गया कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद क्या प्रेजेंट था? एंडोडर्मिस, एंडोडर्मल सेल प्रेजेंट था, एंडोडर्मिस हो गया। और एंडोडर्मिस के बाद एट एंड पे पेरीसाइकिल प्रेजेंट था, पेरीसाइकिल प्रेजेंट था। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। इस एंडोडर्मिस में हमने देखा था कि इस एंडोडर्मिस में यहाँ पे ही कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट था, जिसे हम वैसे प्रेजेंट तो सेल वॉल में था, बट हम इस तरीके से कैस्पेरियन स्ट्रिप को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा? कैस्पेरियन स्ट्रिप। ब्लॉक डायग्राम में हमने इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, कैस्पेरियन स्ट्रिप। और ये फाइनली क्या है? जाइलम है। जाइलम में भी जाइलम वेसल्स है, हमने जाइलम वेसल्स को बनाया है। ठीक, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ये रूट हेयर है। तो अब देखिए यहाँ पे बाहर के साइड में क्या प्रेजेंट होगा? वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट होगा। मिनरल को मैंने सॉलिड बॉल से दिखाया है, और ये जो हॉलो बॉल से हमने दिखाया है सर्किल के फॉर्म में, ये सब वाटर हैं। ठीक, यहाँ पे वाटर और मिनरल प्रेजेंट होगा।
अब ये वाटर के मूवमेंट को समझते हैं कि ये वाटर का मूवमेंट एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस पेरिसाइकल में किस तरीके से जाएगा। ठीक, देखिए डिफरेंट पेन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक रेड पेन से हम दिखाएंगे और दूसरा वाला येलो पेन से दिखा देते हैं। तो ये वाटर यहाँ से ऐसे सेल के अंदर एंटर करेगा और सेल के अंदर एंटर करने के बाद एक तो ये पाथ ये फॉलो कर सकता है। ये जो दो सेल आपस में कनेक्ट हैं, किसके थ्रू कनेक्ट हैं क्या आपको पता है? ये कनेक्ट है, ये जो कनेक्शन है इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं इसे, हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और ये जो हमने सेल्स बनाए हैं, ये जो बाहर वाला मैंने ब्राउन कलर से दिखाया है, ये सेल वॉल है। ये क्या है? सेल वॉल है। और जो इनर साइड पे पेंसिल्स मैंने बनाया हुआ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हम PM से इसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। अब देखिए वाटर का मूवमेंट मैंने बताया, पहला मूवमेंट सेल के अंदर वाटर एंटर करके इस तरीके से मूव कर रहा है। एक ये पहला वे हो गया, इस तरीके से पेरिसाइकिल तक पहुंचा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस वाटर के मूवमेंट का, हम रेड पेन से दिखाते हैं। ये वाटर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ही रह जाए और इसी के बीच में इसका मूवमेंट हो, या फिर तो आउटसाइड दिस सेल वॉल, आउटसाइड दिस सेल वॉल बोले तो इंटरसेलुलर स्पेस में। देखिए यहाँ पे NCERT में लिखा है, थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस एंड द वॉल्स ऑफ सेल। इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू एंड द वॉल्स ऑफ सेल के थ्रू इसका मूवमेंट होता है। तो हम यहाँ पे वॉल्स ऑफ सेल के थ्रू दिखा दे रहे हैं, इस तरीके से ये मूवमेंट होगा। बट यहाँ के आगे ये नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये एंडोडर्मिस है और एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है और कैस्पेरियन स्ट्रिप इसको क्या कर दे रहा है? थिक कर दे रहा है। डिपोजिशन है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से थिक हो जाएगा और थिक होने की वजह से यहाँ से वाटर मूव नहीं कर सकता है, वाटर मूव नहीं कर पाएगा, वाटर नहीं मूव कर पाएगा। देखिए वाटर यहाँ से भी ऐसे आएगा, ये पाथ ऑफ वाटर है। यहाँ तक आने के बाद वाटर को अल्टीमेटली सेल के अंदर आना ही पड़ेगा, चाहे जैसे आए वो सेल के अंदर उसको आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि ये कैस्पेरियन स्ट्रिप थिक है और वाटर का मूवमेंट यहाँ से नहीं हो सकता है। फिर ये क्या करेगा? इसी पाथ को ज्वाइन कर लेगा और वाटर इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगा पेरिसाइकिल में भी। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ रहा है। अब ये वाटर जो पेरिसाइकिल में आया हुआ है, ये पेरिसाइकिल से मूव करके जाएगा कहाँ पे? जाइलम वेसल्स में, जाइलम के वेसल्स में मूव करके जाएगा। जाइलम के देखिए 4 कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिट्स हो जाएंगे एंड जाइलम फाइबर। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जाइलम वेसल्स बनाए हैं और बाकी के चारों कंपोनेंट बना के हम 5 मिनट बाद आपको दिखाएंगे। देखिए अभी पहले समझिए, एक पाथ तो ये था जिसे मैंने येलो पेन से रिप्रेजेंट किया। तो इस येलो पेन वाले पाथ को हम बोलते हैं सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और उसके अलावा दूसरा हमने रेड पेन से रिप्रेजेंट किया है और इस वाले मूवमेंट को बोलते हैं एपोप्लास्टिक मूवमेंट, एपोप्लास्टिक मूवमेंट। ठीक है, एक हो जाएगा सिम्प्लास्टिक मूवमेंट और दूसरा हो जाएगा एपोप्लास्टिक मूवमेंट। ये 2 तरह का वाटर का मूवमेंट हो सकता है। और वाटर सेल के अंदर जाएगा क्यों? क्योंकि हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल फ्लो ऑफ वाटर होगा। हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ फ्लो ऑफ वाटर होगा, इसीलिए वाटर सेल के अंदर पे जाएगा। ठीक है, तो वाटर ये सेल के अंदर से जा रहा है और यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस और सेल वॉल्स के थ्रू जा रहा है और फाइनली एंडोडर्मिस में देखिए वाटर सिम्प्लास्टिक ही हो जा रहा है।
बिफोर एंडोडर्मिस सिम्प्लास्टिक मूवमेंट भी हो सकता है और एपोप्लास्टिक मूवमेंट भी हो सकता है, बट एट एंडोडर्मिस में अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक होगा। यहाँ देखिए एनसीईआरटी में लिखा है, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट लेयर इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक इन द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक हो जाएगा और आफ्टर एंडोडर्मिस ये सिम्प्लास्टिक ही है, आफ्टर एंडोडर्मिस सिम्प्लास्टिक ही है। और यहाँ पे देखिए ये जो जाइलम वेसल्स है यहाँ पे जो मूवमेंट होगा, एक तरीके से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट है वो नॉन लिविंग के थ्रू कंडक्ट हो रहा है, नॉन लिविंग के थ्रू कंडक्ट हो रहा है, और ये जो सिम्प्लास्टिक है वो लिविंग मटेरियल के थ्रू कंडक्ट हो रहा है। तो ये जो जाइलम वेसल्स हैं ये भी कैसे हो जाएंगे, नॉन लिविंग होंगे। जाइलम वेसल्स नॉन लिविंग होते हैं और जाइलम वेसल के थ्रू जो कंडक्ट होगा कैसा होगा, फिर एपोप्लास्टिक मूवमेंट होगा, एपोप्लास्टिक मूवमेंट होगा। ठीक है, तो एपोप्लास्टिक मूवमेंट और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे जो हमने 3 पॉइंट बोला है उसे नोट कर लेते हैं। क्या बोला है हमने, बिफोर एंडोडर्मिस, ये बिफोर हमने ऐसे लिख दिया, बिफोर एंडोडर्मिस क्या होगा, सिम्प्लास्टिक होगा, सिम्प्लास्टिक प्लस एपोप्लास्टिक दोनों हो सकता है, सिम्प्लास्टिक भी हो सकता है, एपोप्लास्टिक भी हो सकता है, बट एट एंडोडर्मिस के अंदर अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ही होता है, सिम्प्लास्टिक हो जाएगा, एट एंडोडर्मिस सिम्प्लास्टिक हो जाएगा। और इसके बाद हम लिख सकते हैं आफ्टर एंडोडर्मिस, आफ्टर एंडोडर्मिस क्या हो जाएगा, सिम्प्लास्टिक ही होगा। देखिए एनसीईआरटी में जो डायग्राम बनाया और हमने जो डायग्राम बनाया है दोनों में ही देखिए आप, एनसीईआरटी डायग्राम भी एक बार एक्सप्लेन कर दें। ये रूट के सेल से पानी आ रहा है, वाटर आ रहा है, अब इसका 2 पाथ दिखाया जा रहा है, एक सेल के अंदर से मूवमेंट है और दूसरा सेल वॉल के थ्रू है, वॉल्स के थ्रू है। और एंडोडर्मिस में अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक हो गया और एंडोडर्मिस से पेरीसाइकिल में भी सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर है। बिफोर एंडोडर्मिस हमने देखा दोनों तरीके से हो सकता है, और एंडोडर्मिस में और एंडोडर्मिस के आगे सिम्प्लास्टिक होगा। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं कि इन जाइलम सिलेंडर या फिर तो जाइलम वेसल, इन जाइलम वेसल्स में कैसा मूवमेंट हो जाएगा, जाइलम वेसल्स में एपोप्लास्टिक मूवमेंट होगा, इन जाइलम वेसल्स एपोप्लास्टिक मूवमेंट होगा। ठीक है, इन जाइलम वेसल्स एपोप्लास्टिक होगा। और एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इन जाइलम वेसल्स में H2O डिलीवर किसके थ्रू हो रहा है, मीन्स H2O जाइलम वेसल में किसके थ्रू आ रहा है, तो सिम्प्लास्टिक के थ्रू आ रहा है। जाइलम वेसल्स में H2O सिम्प्लास्टिक के थ्रू आ रहा है। देखिए यहाँ पे सिम्प्लास्टिक था, सिम्प्लास्टिक के थ्रू जाइलम वेसल में आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन जाइलम वेसल H2O डिलीवर थ्रू देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं H2O डिलीवर थ्रू, दोनों तरीके से जा सकता है, एक सिम्प्लास्टिक भी और दूसरा एपोप्लास्टिक भी। देखिए अभी ये आपको नहीं समझ में आएगा, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है मैं बोल रहा हूँ फिर से, अभी ये आपको नहीं समझ में आएगा, 5 मिनट बाद आपको समझाएंगे ये कि जाइलम वेसल में H2O सिम्प्लास्टिक के भी थ्रू आ सकता है अंदर और एपोप्लास्टिक के भी थ्रू। देखिए यहाँ पे लिखा है वंस इनसाइड द जाइलम वाटर इज अगेन फ्री टू मूव बिटवीन सेल एज वेल एज थ्रू देम। आप इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, हम अभी
5 मिनट में आपको समझाते हैं। उससे पहले कुछ नोट्स बना लिया जाए और यहाँ पे एक बार और मैं रिवीजन करा दूँ। एपोप्लास्टिक मूवमेंट किसके थ्रू हो रहा है? मूवमेंट ऑफ वाटर इंटरसेलुलर स्पेस एंड वॉल्स ऑफ सेल के थ्रू हो रहा है। सिम्प्लास्टिक मेम्ब्रेन लिविंग सेल के साइटोप्लाज्म के थ्रू हो रहा है, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, जब सिम्प्लास्टिक मूवमेंट हो रहा है तो वाटर को सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ रहा है। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ रहा है, बट एपोप्लास्टिक मूवमेंट में सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस करना पड़ रहा है। सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस करना पड़ रहा है, और जब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है मतलब एज अ बैरियर हो रहा है। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में बैरियर प्रेजेंट है और एपोप्लास्टिक मूवमेंट में कोई बैरियर नहीं है। ये सेल वॉल के थ्रू ऐसे ही साइड साइड से चला जा रहा है। बट सिम्प्लास्टिक में क्या है? बैरियर प्रेजेंट है, इसलिए एपोप्लास्टिक मूवमेंट फास्ट होता है और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट स्लो होता है। एपोप्लास्टिक मूवमेंट फास्ट होगा और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट स्लो होता है। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट हो चाहे एपोप्लास्टिक मूवमेंट हो, दोनों के लिए वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए है। मींस हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर मूवमेंट होगा। और ये मूवमेंट किसके थ्रू होगा? मास फ्लो और बल्क फ्लो के थ्रू होगा। कैसे? रूट के बाहर मीन्स सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ रहा है। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व है, एपोप्लास्टिक मूवमेंट में साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व नहीं है। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व है और एपोप्लास्टिक मूवमेंट में साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में साइटोप्लाज्म थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा है। कैसे? साइटोप्लाज्म में हमने पढ़ा है कि साइटोप्लाज्म में साइक्लोसिस होता है। देखिए हम यहीं पे ऐसे बना दे रहे हैं, साइटोप्लाज्म में साइक्लोसिस होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है। तो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सिम्प्लास्टिक मूवमेंट को थोड़ा सा हेल्प दे रहा है, बट ऐसा कुछ एपोप्लास्टिक मूवमेंट में नहीं है। तो मैंने अभी जो 4-5 पॉइंट बोले हैं, उन सारे पॉइंट को हम नेक्स्ट पेज में नोट्स की तरह लिख देते हैं। और 1-2 पॉइंट है, हम बता दें पहले। एक पॉइंट ये है कि एपोप्लास्टिक मूवमेंट के थ्रू मोस्ट ऑफ द वाटर का फ्लो होता है। एपोप्लास्टिक मूवमेंट के थ्रू मोस्ट ऑफ द वाटर का फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि कॉर्टिकल सेल लूजली पैक्ड हैं और ये कोई भी रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लोज इन रूट, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट ऑकर्स वाया एपोप्लास्ट बिकॉज और सिंस द कॉर्टिकल सेल और लूजली पैक्ड होते हैं एंड हेंस ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू वाटर। वाटर को कोई रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे एपोप्लास्टिक, और एपोप्लास्टिक में जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कोई इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर नहीं है, तो ये फास्टर मूवमेंट होगा, ये फास्टर मूवमेंट होगा। तो आइए नेक्स्ट पेज में जो हमने अभी पॉइंट्स बताए हैं उन्हीं सब का नोट्स बना लिया जाए। देखिए नोट्स को मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, एक बार सिर्फ पढ़ना है यहाँ पे। देखिए एपोप्लास्टिक में क्या हमने देखा कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस एंड वॉल्स ऑफ सेल के थ्रू होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट मतलब सिम्प्लास्टिक में ये पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो थ्रू लिविंग सेल के थ्रू होगा, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा के होगा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन के थ्रू होगा। सेकंड पॉइंट क्या है देखिए, मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एपोप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस करना पड़ रहा था, और जब सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस करना है तो डू नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू मूवमेंट, मतलब मूवमेंट में कोई भी बैरियर नहीं होगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रिलेटिवली फास्ट मूवमेंट होगा।
ये फास्ट मूवमेंट होगा। बट सिम्प्लास्टिक में क्या हो रहा है, मूवमेंट इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ रहा है, मतलब प्रोवाइड बैरियर टू मूवमेंट, मूवमेंट के लिए एक बैरियर मिल रहा है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, कई सारे सेल ऑर्गेनली मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक बैरियर पड़ जा रहा है, इसलिए ये रिलेटिवली स्लो मूवमेंट होगा। रिलेटिवली लिखा है मैंने, इन दोनों में हम रिलेट करके बता रहे हैं कि एपोप्लास्टिक फास्ट होगा और सिम्प्लास्टिक स्लो होगा। एपोप्लास्टिक में साइटोप्लाज्म नहीं इन्वॉल्व होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का कोई हेल्प नहीं मिलेगा। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है, तो साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, एडेड बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। सिम्प्लास्टिक एडेड मीन्स हेल्प्ड बोल सकते हैं आप। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट इज हेल्प्ड बाई, सपोर्टेड बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू सपोर्ट मिल रहा है सिम्प्लास्टिक में। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो कि कॉमन है कि दोनों में ही, सिम्प्लास्टिक हो या एपोप्लास्टिक हो, वाटर मूवमेंट, जो मूवमेंट है वो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, और वो जो मूवमेंट है मास फ्लो और बल्क फ्लो के थ्रू होगा, मास फ्लो और बल्क फ्लो के थ्रू होगा। एक पॉइंट और यहाँ पे मैं नहीं समझाया, देखिए यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट है एपोप्लास्टिक वाला, ये कॉन्टिन्यूअस वाटर स्ट्रीम होगा। देखिए मैं पेंसिल से यहाँ बना रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूअस वाटर स्ट्रीम होगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस ऐसे फ्लो हो रहा है, ब्रेक नहीं हुआ है। ये जो कॉन्टिन्यूअस फ्लो है ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है। बट जो ये हमारा सिम्प्लास्टिक वाला मूवमेंट है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, बीच बीच में ब्रेक हो जाता है। एपोप्लास्टिक में क्या है, यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है ना, कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं है, तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। बट सिम्प्लास्टिक वाले में बैरियर प्रेजेंट है, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। तो एपोप्लास्टिक में अगर दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो लगेगा, बट दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाएंगे क्योंकि बैरियर बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा होगा दोनों में, बट बैरियर है, इसलिए दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और इस वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन इस वॉल से हम बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। तो जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट होता है उसमें किसके थ्रू होता है, एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स के थ्रू होता है। अभी हम आगे समझाएंगे भी, इसे वापस से लिख के स्टेटमेंट में समझाएंगे तो और आपको समझ में आएगा। उससे पहले यहाँ पे जो हमने लिखा है इसमें एक हमें टर्म मिला है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, तो पहले इसे एक्सप्लेन कर लिया जाए। फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है, इसे ही हम प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं, इसे ही हम साइक्लोसिस बोलते हैं। इसका मीनिंग है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, इसका मीनिंग क्या है, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। और इस साइक्लोसिस को आप हाइड्रिला प्लांट के लीफ में ऑब्जर्व कर सकते हो, हाइड्रिला प्लांट के लीफ में ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट दिखेगा यहाँ पे मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इजिली विजिबल होगा। कैसे ऑब्जर्व होगा साइक्लोसिस, हाइड्रिला लीफ में होगा, और हाइड्रिला लीफ में आप मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट को इजिली ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, इजिली ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है आपसे कि साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है या फिर तो साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है। तो आंसर ये है कि साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है, साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज मोर देन साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्यों, ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए आपको मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इजिली विजिबल है, बट मूवमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लियरली विजिबल नहीं होगा।
क्यों ऐसा है? क्योंकि साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट बड़ा है तो उसका मूवमेंट दिख जा रहा है, बट साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया छोटा है रिलेटिवली तो उसका मूवमेंट नहीं दिखेगा। ठीक है, ये सेल बायोलॉजी चैप्टर में लिखा है कि साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है, साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, बट ये हम अक्सर भूल जाते हैं। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि हाइड्रिला में क्लोरोप्लास्ट की साइज बड़ी है, इसलिए ये क्लियरली विजिबल है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो गया। दूसरा पॉइंट वही जो मैं बोल रहा था अभी जो एक्सप्लेन किया कि ये जो एपोप्लास्ट मूवमेंट है इसमें कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वाटर होगा, बैरियर कोई भी नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट होगा। ये कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट होगा मतलब ये जो मास फ्लो होगा वाटर का ऑकर्स वाया एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स मीन्स क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब बोल दे रहा हूँ यहाँ पे, आप ऐसे ही लिख लीजिए। एडहेसिव मतलब होता है टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। और कोहेसिव फोर्स मीन्स होता है दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन। कोहेसिव फोर्स का मीनिंग होता है दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन। तो एपोप्लास्टिक मूवमेंट में क्या हो रहा है? कोई भी बैरियर नहीं है तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वाटर होगा और यहाँ पे जो मास फ्लो होगा वो एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की वजह से होगा। एडहेसिव प्रॉपर्टी मीन्स ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये वॉल से अटैच होगी, और कोहेसिव प्रॉपर्टी मीन्स इनके बीच में एक आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये हो जाएगा हमारा कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से एपोप्लास्ट में मूवमेंट। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, कुछ और नोट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए जो कि मैंने अभी बोला था कि एपोप्लास्टिक मूवमेंट के थ्रू मोस्ट ऑफ द वाटर का मूवमेंट होता है। मैंने बोला था मोस्ट ऑफ द वाटर का मूवमेंट एपोप्लास्टिक के थ्रू होगा, बिकॉज ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड। कॉर्टिकल सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं, हेंस नो रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट। एक नोट पॉइंट है, ये एनसीईआरटी में लिखा है बट मैं इसे यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए ये लाइन वंस से लेकर के यहाँ तक जो लिखा है एपोप्लास्ट तक, मैंने उसे ही कॉपी में नोट किया है। आप देखिए यहाँ पे क्या नोट किया है और क्या मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वंस इनसाइड जाइलम water is again free to move between cell wall and through them. Once inside xylem, water is again free to move between cells as well as through them. सेल के इनसाइड भी मूव कर सकता है और थ्रू देम, उनके थ्रू भी मूव कर सकता है। और यहाँ क्या लिखा है, वंस इनसाइड जाइलम। और आप इसमें कंफ्यूज होंगे और बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे और उन्हें नहीं पता इसका क्या मीनिंग है। देखिए जो जाइलम होता है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए पॉइंट लिखा हूँ, इसे कंप्लीट कर दें। जो जाइलम होता है उसके कंपोनेंट देखते हैं। तो एंजियोस्पर्म में जाइलम, एक्चुअली जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं और इन 4 कंपोनेंट में से एंजियोस्पर्म में 4 प्रेजेंट होगा, जिम्नोस्पर्म में 3 ही प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म में 4 प्रेजेंट होगा, जिम्नोस्पर्म में 3 प्रेजेंट होता है। तो कंपोनेंट कौन कौन सा है? पहला हो जाएगा जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। वेसल्स हो जाएगा VESSELS, ट्रैकिट्स हो जाएगा, वेसल्स ट्रैकिट्स हो जाएगा। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ना, मीन्स इसके मोर देन 1 कंपोनेंट होंगे। जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स ट्रैकिट्स और जाइलम फाइबर होगा, FIBRE, जाइलम फाइबर होगा। ये 4 कंपोनेंट एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है और एंजियोस्पर्म में अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर वेसल के थ्रू होता है। बट जिम्नोस्पर्म में जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा, वेसल्स एब्सेंट होता है। तो आप बोल सकते हैं कि वेसल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म।
वेसल्स एनसीईआरटी में लिखा है ये एनाटॉमी वाले चैप्टर में, वेसल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ वाटर होगा जिम्नोस्पर्म में वो ट्रैकिट्स के थ्रू होता है, वो ट्रैकिट्स के थ्रू होता है। तो देखिए हमने ये जो 4 कंपोनेंट बनाया है यहाँ थोड़ा हम आपको बना के दिखाते हैं। ये हुआ हमारा जाइलम का पैरेन्काइमा, ठीक है, ये हुआ हमारा जाइलम का पैरेन्काइमा सेल। इस जाइलम के पैरेन्काइमा सेल के बाद प्रेजेंट होता है ये वेसल्स। ये वेसल्स जाइलम के पैरेन्काइमा सेल के बाद प्रेजेंट होते हैं और इसी वेसल्स के बाद प्रेजेंट होगा जाइलम फाइबर और इसी जाइलम फाइबर के बाद प्रेजेंट होता है ट्रैकिट्स। पहले कौन प्रेजेंट है, हम यहाँ पे सीक्वेंस लिख रहे हैं, देखिए ये हो जाएगा जाइलम पैरेन्काइमा, एक्सपी मैंने लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, वेसल्स हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या है, जाइलम फाइबर है और सबसे लास्ट में ट्रैकिट्स प्रेजेंट होता है। इसमें से जो जाइलम, यहाँ पे देखिए, इसमें से जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये लिविंग होता है और बाकी के तीनों नॉन लिविंग होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है और बाकी के तीनों नॉन लिविंग होते हैं, बाकी के तीनों नॉन लिविंग होते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट समझिए, वंस इनसाइड जाइलम, पहले यहाँ पे क्या था, पेरीसाइकिल था। पेरीसाइकिल से वाटर मूव करेगा तो पहले जाएगा ये जाइलम के वेसल में, डायरेक्ट नहीं जाता है। जो अभी हमने डायग्राम बनाया था वहाँ पे डायरेक्ट जाइलम वेसल लिखा था, बट ये डायरेक्ट जाइलम वेसल में नहीं जाता है, डायरेक्ट जाइलम वेसल में नहीं जाता है। तो ये पहले जाइलम पैरेन्काइमा में जाएगा, देन वेसल्स में जाएगा, फिर उसके बाद जाइलम फाइबर में जाएगा और फाइनली ट्रैकिट्स में जाएगा। तो वही लिखा है वंस इनसाइड जाइलम। जैसे ही ये पेरीसाइकिल मैंने बनाया, ये क्या है, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल से सिम्प्लास्टिक मूवमेंट था, यहाँ से जैसे ही क्रॉस होके आया जाइलम पैरेन्काइमा में, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर 2 तरह का हो सकता है, या फिर तो सेल के थ्रू हो जाएगा या फिर तो सेल के वॉल्स के थ्रू हो जाएगा। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, वंस इनसाइड जाइलम वाटर इज अगेन फ्री टू मूव बिटवीन सेल एज वेल एज थ्रू देम। ये डायग्राम एनसीईआरटी बुक में एनाटॉमी चैप्टर में भी नहीं बना है। तो ये पॉइंट बहुत से लोग छोड़ देते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि लिखा क्या है। तो एक्चुअल में ये पॉइंट यही लिखा है कि जाइलम के अंदर पहुंचने के बाद, जाइलम के 4 कंपोनेंट हैं, तो वेसल्स तक पहुंचेगा कैसे। ये जो ट्रैकिट्स बनाया है इसमें से पोर होते हैं, इस परफोरेशन को हम पिट्स बोलते हैं। ये हेल्प करता है जिम्नोस्पर्म के मूवमेंट में। तो इस डायग्राम को अभी छोड़िए, आप यहाँ पे आइए कि जाइलम के अंदर वाटर अगेन फ्री टू मूव बिटवीन सेल एज वेल एज थ्रू देम। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे क्या पॉइंट लिखा था कि जाइलम वेसल में वाटर कहाँ से आ रहा है। ये देखिए, वेट, ये कि इन जाइलम वेसल्स H2O डिलीवर थ्रू। वेसल के अंदर H2O कहाँ से आ सकता है, सिम्प्लास्टिक वे से भी आ सकता है और एपोप्लास्टिक वे से भी आ सकता है। कुछ टीचर क्या बताएंगे कि यहाँ से ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट है तो सिम्प्लास्टिक ही जाइलम वेसल में जाएगा, बट जाइलम वेसल्स में ये H2O डिलीवर हो सकता है सिम्प्लास्टिक मूवमेंट से भी और एपोप्लास्टिक मूवमेंट से भी। ये पॉइंट यहाँ एनसीईआरटी में लिखा है कि वंस इनसाइड जाइलम वाटर इज अगेन फ्री टू मूव बिटवीन सेल एज वेल एज थ्रू देम, एज वेल एज थ्रू देम। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या लिखा है, इन यंग रूट वाटर एंटर्स डायरेक्टली इनटू जाइलम वेसल एंड और ट्रैकिट्स। एंड और ट्रैकिट्स का मतलब क्या है, देखिए जिम्नोस्पर्म में मेन कंडक्टिंग वेसल, मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट जो होगा वो वेसल्स होगा, बट ट्रैकिट्स भी हेल्प करता है। सॉरी, मैंने जिम्नोस्पर्म बोल दिया। एंजियोस्पर्म में मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट वेसल्स है, बट सपोर्टिव होता है ट्रैकिट्स भी। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट पढ़िए, इन यंग रूट वाटर इंटर्स डायरेक्टली इनटू जाइलम वेसल, अभी और को छोड़ दीजिए, इनटू जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिट्स। ये एंजियोस्पर्म के लिए बोला है।
एंजियोस्पर्म के लिए क्या बोला है, यंग रूट में वाटर डायरेक्टली जाइलम वेसल और ट्रैकिड में एंटर करेगा। क्यों? क्योंकि यंग रूट में जाइलम पैरेन्काइमा वेल डेवलप्ड नहीं होगा, सिंगल लेयर होगा, आप बोल सकते हैं, वेल डेवलप्ड नहीं होगा। तो ये डायरेक्टली क्या होगा, जाइलम वेसल्स में या फिर तो ट्रैकिड्स में वाटर एंटर कर जाएगा। और लिखा है जिम्नोस्पर्म के लिए, क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल नहीं होता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट ट्रैकिड्स में वाटर जाएगा। उसके आगे क्या पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी में, दीज आर नॉन लिविंग। दीज मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स है, दीज आर नॉन लिविंग कंडक्ट्स एंड सो आर पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट। तो जाइलम वेसल्स में और ट्रैकिड्स में एपोप्लास्टिक मूवमेंट होगा, बट इनसाइड द जाइलम सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक दोनों होगा। जाइलम वेसल्स में पानी जाएगा किसके थ्रू, तो पानी एपोप्लास्टिक से भी आ सकता है, ये देखिए ये एपोप्लास्टिक से जा रहा है जाइलम वेसल में, और सिम्प्लास्टिक से भी जा सकता है। यही पॉइंट तो यहाँ पे लिखा है, और मैंने लिखा पहले भी, Once inside the xylem, water is again free to move between cells as well as through them. In young root, water enter directly into xylem vessel and or tracheids में these are non-living conducts and so part of apoplast. ठीक है, ये पॉइंट छोड़िएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है कि जाइलम के अंदर भी एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा माइकोरहिजा है। आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइकोरहिजा। तो माइकोरहिजा क्या होता है, ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ये क्या है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन between fungi and roots of higher plant। फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट के बीच में ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन मीन्स जिसमें दोनों बेनिफिशियल होते हैं, फंजाई भी बेनिफिशियल होगा और रूट भी बेनिफिशियल होगा। ये जो फंजाई होते हैं, देखिए ये जो फंजाई होते हैं ये प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, तो ये रूट के अराउंड एक नेटवर्क भी बना सकते हैं, और दूसरा काम ये क्या कर सकते हैं कि रूट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएं, घुस जाएं। तो ये फंजाई क्या करेंगे, फॉर्म्स अ नेटवर्क अराउंड यंग रूट। अब यहाँ देखिए, आप बताइए कि यंग रूट क्यों लिखा है। देखिए ऐसे ही पढ़ेंगे तभी मज़ा आएगा। यंग रूट क्यों लिखा है, क्योंकि यंग रूट में रूट हेयर लेस होंगे, सरफेस एरिया लेस होगा। सरफेस एरिया लेस होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए है, और वो सरफेस एरिया फंजाई दे देगा। फंजाई की बॉडी फिलामेंटस होती है, फिलामेंटस होती है, और उस फिलामेंट को हम हाइफी बोलते हैं। वो हाइफी माइसीलियम बनाती है। आपने देखा होगा ब्रेड पे देखा होगा कभी, ऐसे ऐसे फंजाई लग जाते हैं, इसी तरीके से कुछ बनता है। कुछ हमें लगता है धागा धागा सा ब्रेड पे लग गया है, या फिर तो पिकल वगैरह में देखा होगा काफ़ी दिन का रखा है, तो ये जो धागा धागा थ्रेड लाइक दिखता है वो फंजाई ही है। ये फंजाई का फिलामेंट होता है। ठीक है, तो ये फंजाई क्या करेगा, या फिर तो एक नेटवर्क बना लेता है अराउंड यंग रूट, या फिर तो ये क्या करेगा, पेनिट्रेट कर जाता है, मीन्स दे पेनिट्रेट इनसाइड रूट सेल। अब रूट सेल में कॉर्टेक्स तक जा सकता है, इसकी मर्जी हो तो पेरीसाइकिल तक भी जा सकता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट समझ में आया। अब देखिए ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, दोनों ही बेनिफिशियल होंगे दोनों ही बेनिफिशियल होंगे। यहाँ पे पहले एक पॉइंट लिख दें, ये फिलामेंटस होता है, फिलामेंट को क्या बोलेंगे हम, फंगस हाइफी बोलेंगे। और ये जो फंगस हाइफी होता है इसका फंक्शन क्या होगा, ये फंगस हाइफी
हैव वेरी लार्ज सरफेस एरिया। ये जो फंगल हाइफी है, फंजाई की जो हाइफी है, ये जो थ्रेड है इसी को हाइफी बोलते हैं। इसी एक थ्रेड को हाइफी बोलेंगे और इस नेटवर्क ऑफ थ्रेड को माइसीलियम बोलते हैं। ये सब फंजाई चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे नहीं जानना इतना। ये जो फंगल हाइफी है इनका देखिए सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। अब ये थ्रेड हैं, ऐसे ही थ्रेड पड़े, इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, वाटर को एब्जॉर्ब किए पड़े हैं। ठीक है, तो ये फंगल हाइफी का क्या होगा, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ये फंगल हाइफी और क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। किसमें हेल्प करेंगे, ये एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल आयंस फ्रॉम मच लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसका मतलब क्या है, हमने देखा यंग रूट में। अब देखिए इससे पहले एक नोट पॉइंट लिखवा दें तो फिर इस पॉइंट को समझाते हैं। देखिए एक छोटा सा बहुत नोट है। नोट ये है कि जो माइकोरहिजल एसोसिएशन है ये जनरली प्रेजेंट कहाँ होता है। जनरली ये क्वेश्चन से मैंने पॉइंट उठाया है। ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ ये बुक में नहीं दिया है, कहीं क्वेश्चन हमें मिला तो वहाँ से हम उठा रहे हैं। जनरली माइकोरहिजल एसोसिएशन, ये जो माइकोरहिजल एसोसिएशन है जनरली प्रेजेंट इन, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये देखिए पहले। प्रेजेंट इन रूट हेयरलेस, ROOT, रूट हेयरलेस प्लांट में। मीन्स ऐसे प्लांट जहाँ पे रूट हेयर ना हो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और लेस रूट हेयर प्लांट, देखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होइए, दोनों डिफरेंट है। लेस रूट हेयर प्लांट, रूट हेयर लेस मतलब क्या है, जहाँ पे रूट हेयर हो ही ना। और लेस रूट हेयर मतलब क्या है, जहाँ पे रूट हेयर लेस अमाउंट में हो। आप इसे बोल सकते हो यंग रूट। यंग रूट में क्या होगा, रूट हेयर बहुत कम होगा और बहुत छोटा होता है। दिख नहीं रहा था। रूट हेयर लेस मतलब क्या है, वहाँ पे रूट हेयर है ही नहीं। और लेस रूट हेयर का मतलब है कि रूट हेयर लेस अमाउंट में है, थोड़े अमाउंट में है। तो ये क्या करता है, फंगल हाइफी एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल को फ्रॉम मच लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉयल। मच लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉयल, यहाँ पे जो रूट हेयर है बहुत छोटे हैं तो खूब दूर तक रूट हेयर वो नहीं फैल सकते। तो ये फंगल हाइफी है ये हेल्प करता है मच लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉयल से वाटर और मिनरल आयन को एब्जॉर्ब करने में। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। आइए इसके आगे थोड़ा समझते हैं। एक दो और पॉइंट है यहीं पे लिख के कंप्लीट कर लें इसी पेज में। देखिए ये रूट ऑफ हायर प्लांट है, HEIGHER, ये रूट ऑफ हायर प्लांट है, हमने एक बॉक्स में बना दिया। ये फंगल हाइफी को भी छोड़ दीजिए, यहाँ पे फंजाई है। रूट ऑफ हायर प्लांट है, फंजाई है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, दोनों ही एक दूसरे के लिए लाभकारी होंगे, बेनिफिशियल होंगे। तो ये रूट ऑफ हायर प्लांट फंजाई को क्या देगा, तो ये जो रूट ऑफ हायर प्लांट है ये फंजाई को खाने के लिए शुगर देगा। क्यों, क्योंकि फंजाई हेट्रोट्रॉपिक है, शुगर देगा प्लस नाइट्रोजन कंटेनिंग CONTAINING नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड देगा। इसने क्या किया, इसको शुगर दिया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दिया। और बदले में फंजाई क्या देगा इसे, बदले में फंजाई इसे वही मिनरल और वाटर प्रोवाइड कराएगा, मिनरल और वाटर प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन का मीनिंग है। इसके अलावा एक और लास्ट पॉइंट माइकोरहिजा टॉपिक का, कि ये जो पाइनस सीड है, पाइनस सीड कैन नॉट
जर्मिनेट एंड इस्टेब्लिश, ESTABLISS, इस्टेब्लिश विदाउट माइकोरहिज़ा। इसमें क्या लिखा है कि जो पाइनस प्लांट है, पाइनस प्लांट का सीड बिना माइकोरहिज़ा के जर्मिनेट नहीं कर सकता और इस्टेब्लिश भी नहीं करेगा। मतलब क्या है, जिएंगे तो साथ साथ, नहीं तो नहीं जिएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, जिएंगे तो साथ साथ, नहीं तो नहीं जिएंगे। तो इसका मतलब आप इसे बोल सकते हैं कि ये ऑब्लिगेट एसोसिएशन ऑफ माइकोरहिज़ा है। ये कैसा है, ऑब्लिगेट एसोसिएशन ऑफ माइकोरहिज़ा है। ऑब्लिगेट का मतलब जानते हैं ना, प्योर माइकोरहिज़ा है, बिना माइकोरहिज़ा के ये रह ही नहीं सकते हैं। जैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है वायरस, तो वो क्या है, वो लिविंग होस्ट पे ही सरवाइव कर सकता है और इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग होता है। तो यहाँ पे ऑब्लिगेट एसोसिएशन का यही मतलब है कि ये साथ साथ रहेंगे तभी ये जिंदा रहेगा, वरना टाइटाइफस। ठीक है, दिया आज हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसके बाद सेकंड टॉपिक है अपटेक ऑफ मिनरल, जो कि है तो एक ही पेज का, बट टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, तो उस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय। इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।